दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज फिर से हम जो एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इसमें आपका आज जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो पहला जो प्रश्न है, एक तोप का गोला दागा गया, इस गोले की गति का एक उदाहरण है। तो किस प्रकार की गति है दोस्तों? सरल रेखीय गति है, प्रक्षेपी गति है, अतिशयोक्तिपूर्ण गति है या क्षैतिज गति है? किस प्रकार की गति है? प्रक्षेपी गति। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? काम, शक्ति, तीव्रता, बल, वर्क, पावर, इंटेंसिटी या फोर्स। तो क्या कहेंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण क्या करेंगे दोस्तों? हम वर्क कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ के रोग के लिए लागू नहीं होगा? तो बताइए, अगर आकर्षण शक्ति आपकी जो ग्रेविटी है वो ही नहीं हो तो कौन सा जो है तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? चिपचिपापन, पृष्ठ तनाव, दबाव या ऊपरी दबाव। तो क्या होगा? राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कैसे होगा? ठीक है, जैसे अगर आपके पृथ्वी पर कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो पृथ्वी में जितने भी आपके द्रव है, ठोस है, इनका जो भार है वो कैसे हो जाएगा? शून्य। ठीक है, शून्य हो जाएगा। और इस शून्य भार, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर का भार अगर शून्य हो गया है ना, अगर आप इसको पानी में रखोगे तो इस पर भी जो है पानी के ऊपर कैसा बल लगेगा? बल भी कैसा होगा? शून्य। बल कैसा लगेगा फिर? शून्य बल जो है आपका लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, यदि उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण है तो इनमें से आवर्धन का सही सूत्र क्या है? तो आपको बताना है कॉनकेव मिरर। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर का आपको बताना है जो आपका आवर्धन का सही सूत्र क्या होगा? तो प्रतिबिंब बटे दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी या बिंब दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी या प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी या बिंब दूरी बटे प्रतिबिंब दूरी। तो क्या रहेगा दोस्तों आपका राइट आंसर? या माइनस में रहेगी या पॉजिटिव में रहेगी? तो आवर्धन क्षमता जो रहती है दोस्तों, रहती है आपका बीटा बटे अल्फा। ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा आपका? एक तो आपका प्रतिबिंब दूरी बटे बिंब दूरी। ठीक है, ये रहता है आवर्धन। एम बराबर बीटा, जहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब दूरी, और अल्फा क्या है आपका? बिंब दूरी। ठीक है, और ये कैसा रहता है आपका? माइनस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, ट्रांसफार्म इनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी कार्य कर सकता है। तो बताना है कौन सा कार्य जो है आप कर सकता है। ये होता है आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा सकता है, प्रत्यावर्ती धारा को बढ़ा सकता है, या प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम कर सकता है। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? है ना, इनमें से ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रत्यावर्ती ऊर्जा को बढ़ा सकता है, इसको छोड़कर जो है दोस्तों ये तीनों कार्य कर सकता है। ठीक है, ये कार्य नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। तो कौन सा नियम कहता है? लेंज का नियम, हुक का नियम, ओम का नियम या किरचॉफ का नियम? तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका, तो कौन सा रहने वाला है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किरचॉफ का नियम। अगला है दोस्तों को, चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई प्रभाव प्रति लंबाई कार्य करने वाले के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो किसको परिभाषित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
चुंबकीय प्रभाव घनत्व को, है ना। तो क्या होता है, ये होता है दोस्तों B बराबर F/IL, ठीक है। I बराबर क्या होती है आपकी धारा, और L बराबर जो आपकी रहती है लेंथ लंबाई, और जो F बराबर आप सभी को पता है क्या रहता है फोर्स बल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडेला या मैक। तो आप सभी को पता है ना, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में भी है ना, आवृत्ति हर्ट्ज में, और मैक भी है जो ध्वनि से संबंधित है, लेकिन कैंडेला नहीं है। ये किसका मात्रक है, मात्रक है आपका ज्योति तीव्रता, ठीक है। तो मात्रक में भी पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है। तो आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र में क्या होगा त्वरण, -1, 1, 0 या अनंत। तो क्या होगा यहाँ पर, यह आपका जो एक्सीलरेशन है बिल्कुल 0 होगा, ठीक है। तो भूमध्य जो है दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण है जी का मान जो है ये कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान जो है कम होता है सबसे कम। और जो है दोस्तों ध्रुवों पर है ना, जैसे पृथ्वी से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो इसका मान जो है बढ़ जाता है, ठीक है। ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी है, 0 रहेगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर कोर के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, निकेल, कच्चा लोहा, स्टील या कॉपर। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 3 प्रतिरोध आपके पास दे रखे हैं, एक 12 ओम, 12 ओम और 6 ओम, ठीक है, और समांतर क्रम में जुड़े हैं, एक संयोग बनाते हैं। ऐसे ही 3 संयोग पुनः समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, अंतिम रूप से तैयार संयोग का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ पर दे रखा है आर, तो ये क्या है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध मतलब आर पी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों आपका 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6। अब तीनों, इन तीनों को समान कर लेंगे नीचे वाले को, तो क्या होगी, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 के साथ, है ना, ठीक है। कैसे 2 के साथ होगी, इसकी गुणा 2, इसकी 2 गुणा 2 के साथ, ये 12 कम 12 है, ये भी 1 कम 1, ये 12 कम 12, ये भी 1 × 1, ठीक है। तो ये कितना होगा, ऊपर वाले तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, देखो 1 + 1 + 2, 2 यहाँ से आया, ठीक है। जब हम इसके हर समान करते हैं तो नीचे 2 की गुणा की 6 साथ, ताकि इनका हर क्या रहे समान 12। अब देखो कितना होगा, 2 और 2 4, 4/12 है, तो 1/3, तो 1/3 आया। तो जो प्रतिरोध है आपका, है ना, बटे में है, तो अगर तुल्य प्रतिरोध आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3/1, 3 ऊपर आ जाएगा। तो क्या मान होगा आपका, जो संयोग का तो तुल्य प्रतिरोध होगा आपका कितना, 1 ओम, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध आपका कैसे निकालेंगे, है ना, तो आपका किसका मान आया, ये आर पी का, ये कितना आया 1/3, ठीक है। 3 आपको ऐसे देखने हैं, तो आपको 1 + 1 1/3 + 1/3, बस इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। कितना आया 1 2 3, ठीक है, ऊपर 3/3, ये आया आपका 1 ओम, ठीक है। ये क्या है आपका तुल्य प्रतिरोध, आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं P1 P2 और जिनके बीच दूरी d है, एक सम अक्षीय तंत्र बनाते हैं, इस तंत्र की क्षमता होगी। तो क्षमता आपको बतानी है क्या होगी। आपको पता है कि लेंस की अगर फोकस दूरी रहती है, फोकस दूरी क्या रहती है f1 और f2, ठीक है। तो लेंस का सूत्र हम क्या लिखते हैं, 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 प्लस नहीं माइनस, ठीक है, लेंस के लिए माइनस होगा आपका df1 f2, ठीक है। ये क्या है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, ये क्षमता है, ठीक है, डिस्टेंस नहीं है क्षमता है। तो देखिए क्षमता कैसे निकालेंगे आप, P पावर जो आपको निकालनी है, शक्ति को कैसे निकालेंगे,
P बराबर क्या होगा फिर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ठीक है, ये होगा। तो राइट कहाँ पर है आपका P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ही जो है इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, एक सरल लोलक का अपवर्तनांक T1 है जब वह पृथ्वी की सतह पर है। जब पृथ्वी की सतह से r ऊंचाई पर ले जाया जाता है जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है तो सरल लोलक का आवर्तकाल T2 हो जाता है। तो T2 T1 का मान है, तो कितना होगा T2 T1 का मान, तो कितना होगा दोस्तों? तो राइट आंसर क्या होगा इसका आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 2 होगा। कैसे होगा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है। तो देखिए बराबर होता है जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो होता है 2 रूट में आपका L और G, ठीक है। तो जो आपका ग्रेविटी है, आप जो गुरुत्वाकर्षण है आपका, ये होता है Gm/r², ठीक है, ये द्रव्यमान बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अब आपने देखना है कि आपके पास क्या दे रखा है T1 बराबर क्या है 2 L, यहाँ पर आपको G का मान रखना है गुणा r²/Gm, ठीक है, ये हमने G का मान रखा है, गुरुत्वाकर्षण का मान, ये आपके लिए T1 के लिए है। और T2 भी आपका क्या होगा, T2 बराबर होगा 2πL गुणा 2r²/Gm, ठीक है। तो यहाँ तक जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका T1 बटे आपको T2 करना है, ठीक है। T1 में आपको ये वाला मान रखना है और T2 में आपका ये वाला मान रखना है ना, इनको यहीं पे बटे कर लेते हैं। तो ये आएगा 2πL गुणा r²/Gm, यहाँ पर भी आएगा 2π T2 T1 बराबर 2π, यहाँ पर आएगा T2 बराबर 2πL गुणा 2r²। अब जो आपका कट रहा है दोस्तों उसको आप काट दो, ठीक है। तो आपका बचेगा क्या यहाँ पर आपका सिर्फ बचेगा T1 बटे T2 बराबर √1/4, ये बचेगा। और जब आप रूट निकाल दोगे तो ये आएगा आपका T1 बटे T2 बराबर 1/2 और T2 बटे T1 बराबर कितना आएगा, ये आएगा आपका 2, ठीक है, क्योंकि 2 ऊपर चले जाएगा, T2 जब ऊपर जाएगा तो 2 ऊपर चले जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। T2 T1 का मान हमने निकालना था ना, तो कितना आएगा 2 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाला है, आप देख लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए यहाँ पर है, 2 कण समान ऊंचाई से 1 सेकंड के अंतराल पर जो है निकलते हैं। पहला कण गिरने के बाद का समय जब दोनों कण 10 मीटर दूरी पर हो जाते हैं, तो और G बराबर आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है दोस्तों समय, ठीक है, समय भी आपको दे रखा है। तो राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का जो है, इसमें दोस्तों दूरी का सूत्र लगेगा, आपने पढ़ा होगा S1 बराबर 0 गुणा T प्लस 1/2 GT का स्क्वायर, ये वाला सूत्र इसमें लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में जब आप इस सूत्र में जो मान रखोगे तो ये आएगा T बराबर तो आपको निकालना है 2 + 1/2 बराबर ये आएगा 3/2, यानी कि जब आप इसको काटोगे तो आएगा 1.5 सेकेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है। आपको पता है समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है, मतलब आपका परमाणु क्रमांक तो समान रहेगा, परमाणु भार अलग रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपका ऐसा लिखा है वही आपका राइट आंसर है ना। एक जैसी परमाणु क्रमांक और भिन्न परमाणु सहिति, मतलब जो मासेज है, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका है दोस्तों आपका आइसोबार, इन्हें आप अच्छे से देख लेना। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें होता है उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। ऑक्सीकरण और अपचयन जिसमें होता है वो रिएक्शन क्या कहलाती है, रिडॉक्स रिएक्शन, या आप कह सकते हैं उपचयन और अपचयन जिसमें होता है रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है ना। इसमें जो है अभिकारकों के बीच जो है इलेक्ट्रॉन का
ह्रास भी होता है और गेन भी होता है, दोनों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और इसमें जो परमाणु त्रिज्या है वो भी बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए जिसे तीसरे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका? तो चौथा समूह, समूह कौन सा है? चौथा। और आपका आवर्त सारणी है तीसरे समूह, समूह आपका तीसरा है और चौथे आवर्त में रखा है। तो ये आपका किस में आएगा दोस्तों? आपका क्या आएगा? आपका ये है आपका स्केडियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम है, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसे किस नाम से और जाना जाता है? बेकिंग सोडा, बोरेक्स, ब्लीच या एप्सम सॉल्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपको पता है बेकिंग सोडा सूत्र क्या रहता है इसका? NaHCO3। ठीक है, खाने का सोडा जिसे हम कहते हैं, खाने में जिसका उपयोग किया जाता है ना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी जो है इसका और नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे कहते हैं, और बेकिंग सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है, और खाने के सोडा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जब दोस्तों आप जो है इसी को जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये किस में टूट जाता है? ये आपका सोडियम कार्बोनेट CNA2CO3 प्लस दूसरा आपकी क्या निकलती है? CO2। ठीक है, ये रिएक्शन भी आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में बन सकती है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वैलेंसी ऑर्बिटल, वैलेंसी। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी, इन्हें जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, वाइनिल क्लोराइड का IUPAC नाम है। तो वाइनिल क्लोराइड क्या होता है? ये है दोस्तों, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन रहते हैं। ठीक है, और दोनों डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो दोनों कार्बन में क्या रहता है? 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, है ना। इस प्रकार डबल बॉन्ड के साथ अगर कोई आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है उन्हें कहते हैं वाइनिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम है वाइनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा? 2 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? एथीन। तो नाम क्या होगा? क्लोरोएथीन। डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ईन आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस यौगिक में कार्बन क्लोरीन बंध की बंध वियोजन ऊर्जा न्यूनतम होगी? तो किस में होगी? मतलब जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है किस में जो है जल्दी टूटेगा? सबसे कम किस में होगी? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें सबसे कम होगी। क्योंकि ये किस कारण होती है? इसमें भी आपका रेजोनेंस दिखेगा, इसमें भी आपका रेजोनेंस दिखेगा, इसमें भी आपका क्या है? ये भी आपका डबल बॉन्ड से इससे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका इसलिए ऑप्शन नंबर बी है। अगला है, आयनिक ठोस में विलय होते हैं जब, आयनिक ठोस जल में विलय होते हैं जब क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है झालक ऊर्जा से, या हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के बराबर होती है, या हाइड्रेशन एनर्जी जो है लगभग लैटिस एनर्जी के बराबर होती है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से। तो आयनिक ठोस जल में विलय कब होते हैं आपको बताना है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब हाइड्रेशन एनर्जी जो है ज़्यादा होती है लैटिस एनर्जी से, तब आयनिक ठोस जो है जल में विलय हो जाते हैं। अगला है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो क्रम है इनमें से वो सबसे ज़्यादा है क्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन की आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा दिखेगी। विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी सबसे ज़्यादा? फ्लोरीन एटम की। ठीक है, तो दोनों जो है हम यहाँ पर दोनों जो सीक्वेंस को कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका क्रम आपका सबसे ज़्यादा होगा क्लोरीन का। ठीक है, फिर होगा आपका फ्लोरीन, फिर होगा आपका ब्रोमीन, फिर होगा आपका आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट क्रम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा पूछा जाता है इसी में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? आपका फ्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका आयोडीन। ठीक है, तो दोनों क्रम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछे जा सकते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
तीसरे कोष में कक्षकों की संख्या 9 और एक परमाणु में क्वांटम संख्या 30, n बराबर 3, 1 बराबर 2 वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 30, 5d उपकोष में रेडियल नोडों की संख्या 2, 3s उपकोषों में कोणीय नोडों की संख्या 2। कौन सा जो है इनमें से जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम क्वांटम नंबर 3 and 1 30, ये नहीं होगा। तो ये कितना होगा दोस्तों आपका? ये होगा दोस्तों आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका n और 3, ये रहेगा आपका 10। ठीक है, 30 नहीं रहेगा, कितना रहेगा आपका? 10 रहेगा। और कक्षकों की संख्या बिल्कुल आपको दे रखी है। आपको कक्षकों की संख्या के लिए सूत्र कौन सा? n का क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो n बराबर 3 है तो 3 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना आएगा? 9। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है। और सी जो है आपका क्या है? नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स में आपको अगर निकालना है तो कितना है दोस्तों? ये आपका 2 रहता है। ठीक है, और जो आपका एंगुलर नोड्स है 3s में वो कितना रहता है? वो इसका फॉर्मूला रहता है n माइनस l माइनस 1। ठीक है, तो 3 माइनस 0 माइनस 1 ये बराबर रहता है 2। n का मान कितना है? 3 है, यहाँ पर दे रखा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। 3s उपका n का मान कितना है? 3। ठीक है, तो 2 बिल्कुल सही है, आपका बी गलत था। निम्न में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, जिप्सम, टैल्क, कोरडम। किस में है दोस्तों आपका कैल्शियम जो है आपका? जिप्सम में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको पता है जिप्सम कितना 23.3% जो है इसमें कैल्शियम रहता है। जिप्सम का सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट SO4 और ये आपका जल है। ठीक है, H2O। इसका उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है? पीओपी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और खाद बनाने में जो है जिप्सम का उपयोग किया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। अगला है नील हाइड्रोजन परीक्षण प्रयुक्त है किसके लिए? एल्कोहल एल्डिहाइड की पहचान में, एमिनो एसिड की पहचान में है, एमाइड की पहचान में। तो किसके लिए किया जाता है दोस्तों इसका प्रयोग? तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमिनो एसिड की पहचान में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? नील हाइड्रोजन परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है। अगला है बेकिंग सोडा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, ये भी सही है। भोजन पकाने की क्रिया, ये भी सही है। यह एक संक्षारी क्षारक है, ये भी सही है। यह अमाशय में अम्ल। ठीक है, तो क्या है इसका सही नहीं है जो? वो है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। यह जो है इसके संबंध में सही नहीं है। बाकी डी जो है दोस्तों, यह अमाशय में अम्ल के आधिक्य को निष्प्रभावी करता है। ठीक है, क्योंकि यह खुद क्षार है तो अम्ल को कम करता है, एसिडिटी को, है ना। तो यह एक संक्षारी क्षारक है। यह इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये इससे संबंधित नहीं है। बाकी तीनों जो है इसके बिल्कुल सही है। तो तीनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बेकिंग सोडा से रिलेटेड। कैसा है? संक्षारी नहीं है। यह कैसा है? मृदु प्लस असंक्षारीय, असंक्षारकीय। ठीक है, अगला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, लोहा या पोटेशियम। तो इनमें से सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है कौन सी है? आपको सभी को पता है पोटेशियम, है ना। क्रियाशीलता का क्रम बताया अगर आप में धातुओं से पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा आपका रहता है पोटेशियम के, फिर रहता है आपका सोडियम, फिर उसके बाद आपका जो रहता है कैल्शियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अगला है निम्न में से कौन सा धनात्मक आइडोफार्म परीक्षण देता है? तो आइडोफार्म परीक्षण भी दोस्तों आपका जो है जो मध्यवर्ती COCH3। ठीक है, यही जो है आपका आइडोफार्म परीक्षण देगा। तो कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। यही जो है आपको कंपाउंड लेना है I2। आइडोफार्म परीक्षण मतलब I2 में और OH माइनस में, है ना। ऑक्सीकरण जब इसको करते हैं तो क्या प्राप्त होता है आपका? CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में आपका CH2 CH3। ठीक है, यहाँ से आपका H2 निकल जाता है
और उसके बाद फिर आपका इसको परीक्षण देता है I2 और OH माइनस, फिर आइडोफार्म परीक्षण देगा दोस्तों। इसके बाद क्या बनेगा CHI3, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड बनेगा। और साथ में आपका क्या बनेगा, ये बनेगा इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट C2H5 COO माइनस, ये बनेगा। तो ये मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, हाइड्रो परीक्षण देगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन लिबरमैन को नाइट्रोसो अभिक्रिया देता है। तो लिबरमैन की नाइट्रोसो अभिक्रिया कौन देता है, तो ये देता है आपका फिनोल, ठीक है, फिनोल देगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्न में से किसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है, वो है, तो बताना है आयनिक लक्षण किसका सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम आयोनिक कैरेक्टर। तो जो आयनिक कैरेक्टर है दोस्तों किस पे करेगा, आकार पे डिपेंड करेगा आपका, है ना, साइज पे। जिसमें जितना ज़्यादा साइज होगा, जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसमें उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीजियम क्लोराइड जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, इसका आकार सबसे बड़ा है, इसीलिए जो है सीजियम क्लोराइड यह जो है सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। फिर उसके बाद आपका दोस्तों कौन सा है, रुबिडियम क्लोराइड है। फिर उसके बाद पॉजिटिव आयनों की बात करते हैं, उसके बाद आपका है पोटेशियम KCl है। फिर उसके बाद आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। तो जिसका आकार सबसे ज़्यादा उसका आयनिक लक्षण सबसे ज़्यादा, तो यही है इसका क्रम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो आवास, निकेत, बायोम या पारितंत्र, क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं इनमें से क्या, ऑप्शन नंबर ए आवास, ठीक है, आवास कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है, अस्थि, उपास्थि, रक्त, कंकाल, पेशी। तो कंकाल पेशी संयोजी ऊतक नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों आपके क्या है, संयोजक ऊतक है, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला है एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है, तो कौन है, प्रकंद, पुष्पअक्ष, तना या मेरुदंड। तो ये है दोस्तों आपका तना, ठीक है, तना एक लंबा इंटरनोड है जो निचला हिस्सा या संपूर्ण डंठल बनाता है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आप सभी को पता है कौन सी है, यकृत है, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका राइट आंसर है। कितना है दोस्तों, सभी को पता है, यहाँ से कौन निकलता है, पित्ताशय है ना, पित्ताशय से पित्त नामक हार्मोन का स्रावन होता है। 17.5 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर सेंटीमीटर इसकी लंबी है, ठीक है, और 16 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 15 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये सारी चीज़ें आपके यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, यह क्या करता है, जो यकृत है आपका, जो ग्लूकोज से बनने वाला है ना, जो भी ग्लूकोज से आपका जो है जो भोजन बनता है ग्लाइकोजन में रूप में, ग्लाइकोजन उसको स्टोर करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है, आपका यकृत में। और यही प्रश्न आपका केमिस्ट्री में भी पूछा गया है, केमिस्ट्री में भी आ रखा है ग्लाइकोजन का, ठीक है, आ रखा किसमें, मिलान में। अमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है, तो अमाशय में कौन सा होता है, पेप्सिन, लार एमाइलेज या अग्न्याशी नली या ट्रिप्सिन, कौन सा है, बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों आपका इसका, पेप्सिन या ट्रिप्सिन, कौन सा रहेगा आपका, पेप्सिन, ठीक है। क्या तोड़ता है दोस्तों, यह प्रोटीन को तोड़ता है, ये आपका पेप्सिन है, यह क्या करेगा, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ना, प्रोटीन। तो प्रोटीन का किस में तोड़ देता है, पेप्टाइड में, ठीक है। ये कौन तोड़ता था आपका, पेप्सिन, ये कहाँ पर पाया जाता है आपका, अमाशय में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है कौन सा अंग वसा के घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है, तो वसा, ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन आपको पता है ए और आपका डी, ई, के, ठीक है, ये विटामिन आपके किस में है, वसा में घुलनशील है वसा, और बी और सी आपका जल में है। तो जो ये विटामिन है इनका जो है भंडारण करता है, कौन करता है,
राइट आंसर इसका क्या होगा आपका, तो जल्दी बताना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, लीवर। ठीक है, लीवर है दोस्तों। अगला है विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। घटक, अनविषमवास, युग्म विकल्पी या वंश परंपरा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एलील कहते हैं, है ना। निम्न में से कौन सा डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। तो इनमें से कौन सा है दोस्तों डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। तो ये होता है आपका रोटो वायरस। ठीक है, रोटा वायरस क्या रहता है आपका डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस रहता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है लाइकेन में साइफेली समानार्थी भाग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइकेन से संबंधित आपके जो है बहुत सारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। तो लाइकेन में साइफेली समानार्थी भाग होता है, तो कौन सा होता है आपका, ये होता है आपका स्टोमेटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्लावन अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्न माध्यमों में से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो क्या है इसका राइट आंसर आपको देखना है। अब घटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर या पोषकों को सतह पर लाकर या अर्धस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल दो ओनली, है ना, पोषकों को सतह पर लाकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवित जीवाश्म जिनका को बाइबोला संबंधित है, किससे संबंधित है। ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर, एंजियोस्पर्मिया, टेरिडोफाइटा। तो जिंकैंगो बाइलोवा क्या है, एक जीवित जीवाश्म है ना। निम्न में से जीवित जीवाश्म कौन सा है, ये भी प्रश्न बन सकता है। राइट आंसर इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, किससे संबंधित है, जिम्नोस्पर्म। अगला है निम्न में से किसे कोशिका का उजागर पावर हाउस, तो सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्न में से कौन सा जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित करता है। तो वायरस, रबर का पौधा या कुकुरमुत्ता। तो ये करता है दोस्तों आपका कुकुरमुत्ता मशरूम, है ना। ये क्या करता है, अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाता है। ठीक है, और ये तीनों किससे बनाते हैं, यह अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, कुकुरमुत्ता अकार्बनिक। और रबर किस प्रकार का पौधा है दोस्तों आपका, एक उष्ण कटिबंधीय। ये भी आपको देखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उष्ण कटिबंधीय पौधा है आपका कौन सा, रबर। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मशरूम। अगला है जैव कीटनाशी के रूप में उपयोग की जाने वाली बैसिलस प्रजाति है, कौन सी है, कौन सी प्रजाति जो है बैसिलस की जिसका उपयोग जैव कीटनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये कौन सी होगी आपकी, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी थुरियंजिस। ठीक है, इसका प्रयोग जैव कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ये अब किस प्रकार का जीवाणु है, ग्राम पॉजिटिव। आपने देखा होगा ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव आपने पढ़े होंगे जीवाणु के बारे में, दो प्रकार के रहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है जैविक कीटनाशक के रूप में। कहाँ पर पैदा होता है, मिट्टी में, है ना। क्या ये बैक्टीरिया, एक प्रकार का बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया जो मिट्टी में पैदा होता है, उपयोग कहाँ होता है, जैव कीटनाशक के रूप में। अगला है स्पोरोजोआ में भक्षण होता है, तो किसके द्वारा स्पोरोजोआ अपना भोजन करता है, स्वपोषीय सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, पक्षमावी या कोशिका मुख द्वारा। तो क्या है आपका राइट आंसर आपका, तो ये होगा दोस्तों आपका बाय माइक्रोपोर्स। ठीक है, भक्षण किसके द्वारा होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम देखा गया, तो किसने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सा है दोस्तों, KR पोर्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों की प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होती है, इसलिए वह अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करती है। तो अर्धयुग्मी, विषमयुग्मी, समयुग्मी या इनमें से किसमें।
किस में होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समयुग्मी, होमोजीनस। अगला है सिरोसिस रोग किसे अधिक लेने के कारण होता है। तो जो सिरोसिस रोग है दोस्तों, किसको अधिक लेने के कारण होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, एल्कोहल। एल्कोहल की मात्रा अगर आप अधिक लोगे तो कौन सा रोग होगा आपका, सिरोसिस। इम्पोर्टेंट है। इससे लक्षण क्या है, रोगी एक तो थका हुआ महसूस करेगा, दूसरा वो कैसा होगा, कमज़ोर होगा, तीसरा वो कैसा होगा, चिड़चिड़ा। ठीक है, और पैरों में जो है आपके सूजन होगी। है ना। जब आप अधिक शराब पियोगे तो क्या होता है, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं, एक रहता है आपका बी और एक रहता है सी। है ना। जब आप ज़्यादा शराब का सेवन करोगे तो ये दो रोग होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, और उन्हीं के कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है, सिरोसिस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो ये आपके जो है 50 के आसपास जो है यहाँ पर प्रश्न है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहे होंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपको कहीं पर मिस्टेक नज़र आती है तो कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।